पहले बड़ी खबर नेपाल से। जी हां, नेपाल में नई कार्यवाहक सरकार को लेकर बड़ी खबर है। सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि कार्की नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने बीएचयू से राजनीति विज्ञान में एमए किया है। दरअसल केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ नेपाल में हुए युवाओं के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बाद ओली ने पीएम पद से इस्तीफा देते हुए देश छोड़ दिया। इसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और हिंसक प्रदर्शन पर लगाम कसने में बड़ी भूमिका निभाई। इसी बीच नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर भी कोशिशें तेज हो गई। अंततः यूथ संगठनों, सामाजिक संगठनों और सेना के बीच सुशीला कार्की को कार्यवाहक पीएम बनाने को लेकर सहमति बनी। बता दें कि अंतरिम सरकार ने 4 मार्च को देश में आम चुनाव कराने का प्रस्ताव भी दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, नेपाल में नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया है और सुशीला कार्की ने शपथ ले लिया है और साथ ही चुनाव कराने को लेकर भी 4 मार्च की तारीख तय की गई है, प्रस्ताव दिया गया है। तो इस सरकार, जो नई सरकार का गठन होने वाला है, उसका चेहरा कौन कौन होगा, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, सुशीला कार्की ने शपथ ले ली है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर। फिलहाल वहां के हालात जानना चाहेंगे और नई सरकार का गठन होगा, उसके चेहरे कौन कौन से होंगे? देखिए, पिछले 5 दिनों से जो अराजकता का माहौल नेपाल में पसरा था, उस पर एक पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। वो जो सस्पेंस था कि सरकार आखिर किसकी बनेगी, कौन होगा प्रधानमंत्री का, अंतरिम प्रधानमंत्री होगा तो उसकी कैबिनेट किस तरह की हो सकती है, क्या सुशीला कार्की बनेगी या नहीं बनेगी, इन सारे जो सवाल थे उन सब पे अब पूर्ण विराम लग चुका है। नेपाल को, नेपाल की डेमोक्रेसी को उसकी पहली महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी हैं, जो कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी हैं, सुशीला कार्की। और इसी के साथ वो देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, अब वो देश की पहली प्रधानमंत्री भी है। अगले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि उनका मंत्रिमंडल विस्तार होगा और वो मंत्रिमंडल जो है तब तक के लिए, जब तक कि देश में चुनाव नहीं कराया जा सकता, नई सरकार का चयन नहीं होता, तब तक ये मंत्रिमंडल और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पे काम करती रहेंगी। अब अगर देखा जाए तो क्यों सुशीला कार्की का चुनाव किया गया? सुशीला कार्की मुख्य न्यायाधीश के तौर पे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। वहां पर कई सारे उनके ऐसे फैसले थे जो जेनजी को, युवाओं को रोजगार को लेकर किए गए थे, जो कि लोगों में एक अच्छी इमेज थी उनकी। और जिस तरीके से वहां माहौल बना था, सेना ने कब्जा लिया, उसके बाद शांतिपूर्ण जो हल निकालने की कोशिशें की गई, जेनजी को समझाने की कोशिशें की गई, बालिंदों को आगे कर रहे थे जेनजी, लेकिन ये कहा गया कि एक अनुभवी व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको की कानून की भी समझ हो और राजनीति की भी समझ हो, अगर वो आता है तो उसके नेतृत्व में नेपाल को एक नई दिशा विकास की मिल सकती है। और लिहाजा एक बड़े मंथन के बाद आज शाम को सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी, क्योंकि ये बैठक लगभग 3.5 से 5 घंटे के आसपास चली थी और 5 घंटे की बड़ी जंबो बैठक के बाद सुशीला कार्की के नाम पर मोहर लगी थी। और आज अभी थोड़ी देर पहले ही नेपाल के राष्ट्रपति भवन, जिसको कि शीतल निवास कहते हैं, वहां पर सुशीला कार्की ने राष्ट्रपति के सामने रहकर ये शपथ ली है, पद की और गोपनीयता की शपथ ली है। अगले कुछ दिनों में नेपाल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पूरा समारोह जो है लगभग 20 मिनट की देरी से शुरू हुआ था, लेकिन ऐसे कई सारे चेहरे उस समारोह में शामिल थे, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि थे, अमेरिका, बांग्लादेश के राजदूत शामिल थे, भारत के राजदूत शामिल थे। इसके अलावा और कई देश थे जिनके की प्रतिनिधि उस शपथ समारोह में शामिल थे। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर बालिंदु शर्मा, आनंद मोहन भट्टाराई, ओम प्रकाश आर्यल, कुलमन गिसिंग, इस तरह के जो ऐसे चेहरे जो कि आंदोलन के दौरान भी सक्रिय थे, पुराने सरकार के दौरान भी सक्रिय थे। बालिंदु शर्मा क्योंकि मेयर भी हैं इस समय नेपाल के, तो ये सारे लोग जो कि आंदोलन के दौरान सक्रिय थे या फिर जिनकी पॉजिटिव इमेज थी, वो सारे वहां पर मौजूद थे। और इसके साथ ये कहा जा रहा है कि ये एक नई इबारत लिखेगा नेपाल के विकास के लिए। अब नेपाल के पास 2 चीजें होंगी। पहला तो ये कि जो मौजूदा अराजकता का माहौल है, एक अनिश्चितता का माहौल है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसको और शांतिपूर्ण हल की तरफ ले जाया जाए। और नेपाल जो कि एक लंबे समय से मांग कर रहा था रोजगार की, विकास की,
करप्शन को दूर करने की, उसको लेकर क्या एजेंडा होगा और उसी के हिसाब से ये चयन के बाद अब ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि नेपाल सरकार में जो मंत्री होगा, जो मंत्रिमंडल होगा, उसका स्वरूप किस तरह का होगा। क्या उसमें जनजी के लोग ज्यादा होंगे या अनुभवी लोगों के साथ जनजी को भी मिलाकर एक पूरी संरचना रखी जाएगी। तो ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जरूर सूत्रों से पता चल रहा है कि आंदोलनकारी जो दल थे यानी कि जेनजी के जो लोग थे, उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ओम आर्यल जो कि एक बड़े कानून व्यवसायी भी वहां पर है, पेशे से लॉयर हैं, वो गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बालेन शर्मा जिनको कि मेयर कहा जा रहा था, जो कि एक बड़े रैपर थे अपने समय के, लोगों में बड़े पसंद किए जाते थे, जिंदगी में बड़े पसंद किए जाते थे, वो कानूनी सलाहकार कानूनी सलाह ले रहे हैं और शायद उनको कानून मंत्री या इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो एक नया अध्याय नेपाल अब देखेगा अपने पहले महिला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। जी बिल्कुल, तो नया अध्याय नेपाल लिखने जा रहा है अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के साथ, और सबसे बड़ी प्राथमिकता नेपाल की होगी शांति बहाली और उसके बाद फिर कैबिनेट का गठन, जिसमें कुछ जेनजी के बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी के लिए।